दोस्तों, दुनिया में अमीर लोग बहुत हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ कंपनी नहीं खरीदते, वो पूरा देश खरीद लेते हैं। 2006 में यूरोप में एक भूचाल आया था। कोई बम नहीं फटा था, कोई युद्ध यानी वॉर शुरू नहीं हुआ था, लेकिन फ्रांस, स्पेन और लग्जमबर्ग की सरकारें डर गई थीं। उन्हें डर था एक हिंदुस्तानी आदमी से, एक ऐसा आदमी जो लंदन से आया था और कह रहा था, मैं यूरोप की सबसे बड़ी स्टील कंपनी आर्सेलॉर को खरीद लूंगा। यूरोपियंस ने कहा, यह इम्पॉसिबल है, हम अपनी धरोहर एक इंडियन को नहीं देंगे, ये मनी दे सिंज है। उन्होंने उस आदमी का मजाक उड़ाया, उन्होंने कानून बदल दिए, उन्होंने नेशनलिज्म का कार्ड खेला। लेकिन उस आदमी ने हार नहीं मानी। उसने कहा, स्टील की कोई नेशनैलिटी नहीं होती, स्टील की सिर्फ क्वालिटी और कॉस्ट होती है। 6 महीने की लड़ाई के बाद यूरोप झुक गया और उस आदमी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बना दी, आर्सेलॉर मित्तल। उनका नाम है लक्ष्मी निवास मित्तल। हम इन्हें स्टील किंग कहते हैं, लेकिन इनकी कहानी सिर्फ लोहे की नहीं है। इनकी कहानी है डिस्ट्रेस्ड एसेट्स की, मतलब ऐसी कंपनीज जो मर रही हैं, जो लॉस में हैं, जहां वर्कर्स स्ट्राइक पर हैं, उन्हें कौड़ियों के भाव खरीदना और उन्हें सोना बना देना। उन्होंने मेक्सिको में वॉल्केनो के पास फैक्ट्री खरीदी। उन्होंने कजाकिस्तान में -40 डिग्री की ठंड में फैक्ट्री खरीदी। उन्होंने ट्रिनिडाड में बैंकरप्ट फैक्ट्री खरीदी। आज हम समझेंगे कि लक्ष्मी मित्तल का दिमाग कैसे चलता है। हम समझेंगे DRI यानी डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन टेक्नोलॉजी। हम समझेंगे कि कैसे एक कोलकाता के लड़के ने दुनिया के 10% स्टील प्रोडक्शन पर कब्जा कर लिया। आइए शुरू करते हैं इस ग्लोबल एडवेंचर को। चैप्टर 1, द स्प्लिट फ्रॉम कोलकाता, 1976। कहानी शुरू होती है राजस्थान के सदुलपुर गांव से। लक्ष्मी मित्तल का जन्म एक मारवाड़ी परिवार में हुआ। उनके पिता मोहनलाल मित्तल का स्टील का छोटा बिजनेस था। बाद में परिवार कोलकाता शिफ्ट हो गया। वहां उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से बीकॉम किया। कॉलेज के बाद वो अपने पिता के बिजनेस में जुड़ गए। लेकिन 1970s में इंडिया में स्टील बनाना मुश्किल था। लाइसेंस राज था। सरकार डिसाइड करती थी कि आप कितना स्टील बनाओगे। ग्रोथ रुकी हुई थी। 1976 में उनके पिता ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने इंडोनेशिया में एक जमीन खरीदी थी स्टील प्लांट लगाने के लिए, लेकिन वहां काम आगे नहीं बढ़ रहा था। पिता ने 26 साल के लक्ष्मी को इंडोनेशिया भेजा। कहा, जाओ देखो वहां क्या गड़बड़ है, अगर ठीक कर सको तो करो, वरना जमीन बेच कर आ जाना। लक्ष्मी मित्तल इंडोनेशिया गए। वहां उन्होंने देखा कि प्लांट की हालत खराब है, लेकिन उन्हें वहां एक मौका दिखा, आज़ादी। इंडिया में हर चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, इंडोनेशिया में वो आज़ाद थे। उन्होंने पिता से कहा, मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं इस प्लांट को चलाऊंगा। यहीं से उनका और उनके भाइयों का रास्ता अलग हो गया। लक्ष्मी मित्तल ने अपनी अलग दुनिया बसानी शुरू की, इस्पात इंडो। चैप्टर 2, द ड्रिफ्टवुड इनोवेशन, सिदार्जो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी रॉ मटेरियल। स्टील बनाने के लिए आयरन ओर को पिघलाना पड़ता है, उसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। इंडिया में कोयला यानी कोल यूज होता था। इंडोनेशिया में अच्छी क्वालिटी का कोयला महंगा था। लक्ष्मी मित्तल ने वहां एक अजीब चीज देखी। वहां ड्रिफ्टवुड यानी समुद्र में बहने वाली लकड़ी बहुत मिलती थी। उन्होंने सोचा, क्या हम लकड़ी से स्टील बना सकते हैं? उन्होंने DRI टेक्नोलॉजी का यूज किया। इसमें उन्होंने लकड़ी और गैस का इस्तेमाल करके लोहे से ऑक्सीजन निकाला, यानी रिडक्शन। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन ये काम कर गया। उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट गिर गई। जहां दुनिया भर की कंपनीज महंगे कोयले पर डिपेंड थीं, मित्तल सस्ते रिसोर्सेज यूज कर रहे थे। उन्होंने दिन रात वहां काम किया। वो फैक्ट्री फ्लोर पर रहते थे। इस सफलता ने उन्हें कॉन्फिडेंस दिया। उन्हें समझ आ गया कि अगर आप कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं तो आप दुनिया में कहीं भी स्टील बना सकते हैं। चैप्टर 3, द ट्रिनिडाड टर्न अराउंड, 1989। इंडोनेशिया के बाद मित्तल की नज़र दुनिया के नक्शे पर घूमी। 1989 में उन्हें पता चला कि ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, कैरिबियन आइलैंड में एक सरकारी स्टील प्लांट है, आइस्कॉट। ये प्लांट भयानक लॉस में था। रोज का $1 मिलियन का नुकसान। सरकार इसे बंद करना चाहती थी। मित्तल वहां गए। उन्होंने देखा कि प्लांट में मशीन्स अच्छी हैं, लेकिन मैनेजमेंट खराब है। सरकार वहां जर्मनी के कंसल्टेंट्स हैम्बर्गर स्टाइल वर्क को यूज कर रही थी, लेकिन फिर भी लॉस हो रहा था। मित्तल ने ट्रिनिडाड सरकार को एक ऑफर दिया, मैं इस प्लांट को खरीदूंगा नहीं, मैं इसे लीज पर लूंगा 5 सालों के लिए। अगर मैं प्रॉफिट करके दिखाऊं तो मैं इसे खरीद लूंगा। सरकार मान गई। उनके पास खोने को कुछ नहीं था। मित्तल ने अपनी टीम भेजी।
उन्होंने वहां इंडियन मैनेजर्स लगाए, उन्होंने देखा कि वहां गैस सस्ती है, उन्होंने वहां भी DRI यानी डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन टेक्नोलॉजी लगाई, नेचुरल गैस यूज करके। सिर्फ 1 साल में वो लॉस मेकिंग प्लांट प्रॉफिट में आ गया। ट्रिनिडाड के लोग हैरान थे। जो काम जर्मन कंसल्टेंट्स नहीं कर पाए वो एक इंडियन ने कर दिया। मित्तल ने बाद में वो प्लांट खरीद लिया। ये उनका पहला बड़ा इंटरनेशनल एक्विजिशन था। इससे उन्हें एक फॉर्मूला मिल गया, फाइंड सिक यूनिट, अप्लाई इंडियन मैनेजमेंट, कट कॉस्ट, प्रॉफिट। चैप्टर 4 द मैक्सिकन वॉल्केनो 1992। 1992 में मेक्सिको की सरकार बैंकरप्ट हो रही थी। वो अपनी सरकारी कंपनी सिबाल्सा यानी सिकार्सा को बेच रहे थे। ये प्लांट एक एक्टिव वॉल्केनो के पास था। कोई भी अमेरिकन कंपनी इसे खरीदना नहीं चाहती थी। लक्ष्मी मित्तल ने बिड लगाई $220 मिलियन। लोगों ने कहा पागल है, मेक्सिको में इकोनॉमी डूब रही है, वहां बिजनेस कैसे होगा। लेकिन मित्तल ने देखा कि मेक्सिको नाफ्टा का हिस्सा बनने वाला है, मतलब मेक्सिको में बना माल बिना टैक्स के अमेरिका यानी यूएस में बिकेगा। ये उनका विजन था। उन्होंने प्लांट खरीदा, उसका नाम रखा इस्पात मैक्सिकाना। उन्होंने वहां प्रोडक्शन बढ़ाया और जैसे ही उन्होंने प्रोडक्शन शुरू किया, कुछ सालों बाद मेक्सिको की इकोनॉमी बूम कर गई। मित्तल मेक्सिको में सस्ते में स्टील बनाते और अमेरिका में डॉलर्स में बेचते। इस डील ने उन्हें बिलियनियर बना दिया। चैप्टर 5 द फ्रोजन हेल, कजाकिस्तान 1995। अब आते हैं उनके सबसे खतरनाक प्रोजेक्ट पर। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया था। कजाकिस्तान नया देश बना था। वहां एक विशाल स्टील प्लांट था, करमेट। ये प्लांट स्टालिन के जमाने का था, बहुत बड़ा, लेकिन अब ये बंद होने वाला था। हालत ये थी, नंबर 1, टेम्परेचर -40 डिग्री। प्लांट में हीटिंग नहीं थी, पानी के पाइप्स जम गए थे। वर्कर्स को 6 महीने से सैलरी नहीं मिली थी। वहां माफिया का राज था। कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट नूरसुल्तान नजरबायव परेशान थे। अगर ये प्लांट बंद होता तो पूरा शहर भूखा मर जाता। उन्होंने दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को बुलाया, कोई आने को तैयार नहीं था। लक्ष्मी मित्तल वहां गए। उन्होंने देखा कि प्लांट के पास अपनी कोल माइन है, अपनी आयरन ओर माइन है और अपना पावर प्लांट है। ये एक फुल्ली इंटीग्रेटेड एसेट था, सोना था जो बर्फ में दबा हुआ था। मित्तल ने डील की। उन्होंने प्लांट खरीदा और वादा किया कि वो वर्कर्स की सैलरी देंगे और प्लांट को मॉडर्नाइज करेंगे। ये आसान नहीं था। शुरू के दिनों में मित्तल के मैनेजर्स को गन पॉइंट पर धमकाया गया। ठंड इतनी थी कि मशीन्स काम नहीं करती थीं, लेकिन मित्तल ने वहां इंडियन इंजीनियर्स की फौज भेज दी। उन्होंने प्लांट को कोक ओवन से लेकर रोलिंग मिल तक ठीक किया। उन्होंने वहां का स्टील चाइना बेचना शुरू किया, क्योंकि चाइना पास था और बूम कर रहा था। करमेट प्लांट, जो कभी सोवियत यूनियन का बोझ था, वो मित्तल एम्पायर का सबसे प्रॉफिटेबल एसेट बन गया। इस डील ने दुनिया को बता दिया कि लक्ष्मी मित्तल डरते नहीं हैं। चैप्टर 6 द L&M एम्पायर कंसोलिडेशन। 2000 तक मित्तल के पास दुनिया भर में प्लांट्स थे, इंडोनेशिया, ट्रिनिडाड, मेक्सिको, कजाकिस्तान, जर्मनी, कनाडा। लेकिन ये सब अलग अलग नाम से चल रहे थे, इस्पात इंटरनेशनल, L&M होल्डिंग्स। 2004 में उन्होंने सबको मर्ज किया, नई कंपनी बनाई, मित्तल स्टील, और इसे एम्स्टर्डम और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किया। मित्तल स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन गई प्रोडक्शन में। लेकिन लक्ष्मी मित्तल खुश नहीं थे। उन्हें नंबर 1 बनना था, लेकिन क्वालिटी में भी। उनकी कंपनी अभी भी डेवलपिंग वर्ल्ड यानी गरीब देशों में स्ट्रांग थी। उन्हें डेवलप्ड वर्ल्ड यानी यूरोप, USA चाहिए था। वहां राजा कौन था? आर्सेलॉर। चैप्टर 7 द बैटल फॉर आर्सेलॉर 2006। आर्सेलॉर यूरोप की शान थी। ये फ्रांस, स्पेन और लग्जमबर्ग की कंपनीज यूसिनोर, आर्बेड और एसेरेलिया के मर्जर से बनी थी। ये हाई क्वालिटी स्टील बनाती थी, ऑडी, BMW, मर्सिडीज के लिए। जनवरी 2006 में लक्ष्मी मित्तल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, मैं आर्सेलॉर को खरीदना चाहता हूं। मैं ऑफर देता हूं $23 बिलियन, 1 लाख करोड़ से ज्यादा। यूरोप में हाहाकार मच गया। आर्सेलॉर के CEO गई डॉले ने कहा, आर्सेलॉर परफ्यूम है और मित्तल स्टील कुलोन है, मतलब हम क्वालिटी हैं, वो सस्ता माल है। उन्होंने कहा, हम इंडियंस के साथ मर्ज नहीं होंगे। फ्रांस के पॉलिटिशियंस ने कहा, हम इस टेक ओवर को रोकेंगे। उन्होंने आर्सेलॉर को बचाने के लिए रशिया की कंपनी सेवर्स्टल के साथ डील करने की कोशिश की। रशियन चलेगा लेकिन इंडियन नहीं।
लक्ष्मी मित्तल को ये पर्सनल इंसल्ट लगी। उन्होंने लंदन में अपना वॉर रूम बनाया। उन्होंने शेयर होल्डर्स यानी इन्वेस्टर्स से बात करनी शुरू की। उन्होंने इन्वेस्टर्स को समझाया, देखो आर्सेलॉर का मैनेजमेंट तुम्हें कम प्रॉफिट दे रहा है, मैं तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट दूंगा। मेरे पास कॉस्ट कंट्रोल है, इनके पास टेक्नोलॉजी है। अगर हम मिल जाएं तो हम अनबीटेबल होंगे। पैसा बोलता है। शेयर होल्डर्स ने पॉलिटिशियंस की बात नहीं सुनी, उन्होंने मित्तल की बात सुनी। मित्तल ने अपना ऑफर बढ़ाया, $33 बिलियन। 6 महीने की लड़ाई के बाद आर्सेलॉर का बोर्ड झुक गया। जून 2006 में मर्जर हुआ, बना आर्सेलॉर मित्तल। इस कंपनी का साइज इतना बड़ा था कि दुनिया का हर 10 में से एक कार, हर 10 में से एक बिल्डिंग इसकी स्टील से बनती थी। लक्ष्मी मित्तल चेयरमैन बने। चैप्टर 8 द सुपर साइकिल एंड द क्रैश 2008। 2006 से 2008 तक मित्तल दुनिया के सबसे अमीर लोगों में टॉप 3 में थे। चाइना स्टील खा रहा था, दाम बढ़ रहे थे, सब कुछ सोना था। लेकिन 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, कंस्ट्रक्शन बंद हो गया, कार्स बिकनी बंद हो गईं, स्टील की डिमांड आधी हो गई। आर्सेलॉर पर बहुत कर्जा था क्योंकि आर्सेलॉर को खरीदने के लिए लोन लिया था। शेयर प्राइस गिर गया। मित्तल की वेल्थ $50 बिलियन से गिरकर $10-15 बिलियन पर आ गई। लोगों ने कहा एम्पायर टूट जाएगा, लेकिन मित्तल ने वही किया जो वो हमेशा करते थे। उन्होंने प्लांट्स टेम्परेरीली बंद किए, प्रोडक्शन कट किया। उन्होंने अपने एसेट्स बेचे नहीं, बस हाइबरनेट कर दिए। उन्होंने डेट पे करने पर फोकस किया, वो टिके रहे। चैप्टर 9 द इंडियन होमकमिंग एसर स्टील 2019। इतना सब करने के बाद भी मित्तल के दिल में कसक थी। मेरा इंडिया में कोई प्लांट नहीं है। उन्होंने कोशिश की थी झारखंड, ओडिशा में, लेकिन लैंड एक्विजिशन और पॉलिटिक्स में फंस गए। 2019 में उन्हें मौका मिला। इंडिया में एसर स्टील, रूया ब्रदर्स की कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। आईबीसी के तहत वो बिक रही थी। मित्तल ने कहा, मैं लूंगा। उन्होंने जापान की निप्पॉन स्टील के साथ पार्टनरशिप की और 42,000 करोड़ रुपीस का चेक लिखकर एसर स्टील खरीद ली। आज ये आर्सेलॉर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया है। फाइनली 40 साल बाद स्टील किंग अपने देश वापस आया। कंक्लूजन, द मित्तल एल्गोरिथम। तो दोस्तों, इस जर्नी से हमें क्या सीखने को मिलता है? द मित्तल एल्गोरिथम। 1. गो वेयर अदर्स फियर। जब दुनिया मेक्सिको और कजाकिस्तान से भाग रही थी, मित्तल वहां गए। अपॉर्चुनिटी वहीं होती है जहां रिस्क होता है। 2. टर्न अराउंड स्पेशलिस्ट। नई फैक्ट्री लगाना आसान है, लेकिन पुरानी बेकार फैक्ट्री को प्रॉफिट में लाना मुश्किल है। मित्तल ने एफिशिएंसी को अपना हथियार बनाया। 3. टेक्नोलॉजी इज मनी। ड्रिफ्टवुड से स्टील बनाना हो या नेचुरल गैस यूज करना, उन्होंने प्रोसेस इनोवेशन किया ताकि कॉस्ट कम हो। 4. नो ईगो इन बिजनेस। जब आर्सेलॉर ने उनकी बेइज्जती की, मंकी मनी कहा, वो गुस्सा होकर भागे नहीं, वो टिके रहे, प्राइस बढ़ाया और उन्हें खरीद लिया। सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। 5. स्केल मैटर्स। स्टील कमोडिटी है, इसमें प्रॉफिट तभी होता है जब आप मैसिव स्केल पर बनाओ। कंसोलिडेशन ही सर्वाइवल है। लक्ष्मी मित्तल ने हमें सिखाया कि इंडियन बिजनेसमैन सिर्फ दुकान नहीं चला सकता, वो ग्लोबल एम्पायर चला सकता है। उन्होंने कोलकाता के एक छोटे से ऑफिस से शुरू करके वर्साई के महल तक का सफर तय किया। आज जब आप किसी कार में बैठते हैं या किसी स्काईस्क्रेपर को देखते हैं, तो याद रखना कि उसके लोहे के पीछे एक इंडियन का दिमाग है। दोस्तों, ये थी लक्ष्मी निवास मित्तल की एपिक सागा, डिटेल्ड, ग्लोबल, फाइनेंशियल। अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है तो सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में किस पर डीप डाइव करें? क्या हम सुभाष चंद्रा, जी टीवी, द मीडिया मोगल की बात करें या कोई और? अपने सुझाव कमेंट्स में लिखें। स्टील योर नर्व्स, कीप बिल्डिंग। जय हिंद।